नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। हर किसी की दिलचस्पी आज के समय में ये जानने में है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव आखिर किस दिशा में जा रहा है। दीदी जीतेगी कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? हर कोई ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के इंतजार में है। हर कोई यूट्यूब चैनल से लेकर मेन स्ट्रीम चैनल तक इस चीज को देखने में लगा है कि दरअसल चुनाव किस दिशा में जा रहा है, माहौल क्या है। अगर आपको सही में किसी भी चुनाव का, पश्चिम बंगाल छोड़ दीजिए, किसी भी चुनाव का माहौल जानना है तो उसका सबसे आसान तरीका है कि जो नेता चुनाव लड़ रहा है आप उसकी भाव भंगिमा और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए। उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक बात कहते थे, जब कोई राजनेता होता है, मंच पे खड़ा होता है और भाषण दे रहा होता है तो उसे समझ आ जाता है कि पब्लिक उससे कनेक्ट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। उसे दो लाइट दिखाई देती है जनता की आंख में, लाल लाइट और हरी लाइट। अगर लाल लाइट दिखाई दी, समझ जाएगा कि भैया जनता का कनेक्ट नहीं है और चीजें अलग दिशा में जा रही हैं। अगर हरी लाइट दिख जाएगी तो उसे समझ आ जाएगा कि भैया जनता साथ है और माहौल बन गया है और बढ़िया सेट हो गया है। कुछ ऐसा ही ममता बनर्जी के साथ हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जनता की आंखों में वो लाल लाइट दिखाई देने लगी है। शायद इसीलिए ममता बनर्जी मंच छोड़कर भागने लगी है। जिस ममता बनर्जी को यह माना जाता था कि ये वो महिला है जो वामपंथियों की लाठियों से नहीं डरी, जिसने कांग्रेस से तोड़कर अपनी खुद की पार्टी बना ली, जो डरती नहीं है। यही तो यूएसपी है ना ममता की। हर कोई ये कह रहा है ना कि भैया देखिए इतने सारे लोग एक तरफ हो गए हैं, ममता बनर्जी एक तरफ हो गई है और ममता बनर्जी लड़ रही हैं और ममता बनर्जी बहुत बहादुर हैं। यही यूएसपी है उनकी। इसीलिए तो मुसलमान पीछे खड़ा है कि ममता बचाएगी हमें भारतीय जनता पार्टी से। अब वही ममता अगर मंच छोड़ के भागने लगे तो आप समझ जाइए पश्चिम बंगाल का चुनाव आज के समय में कहां खड़ा है। और लिटरली सही में ममता बनर्जी मंच छोड़कर भागी हैं भवानीपुर से। उसके बारे में तो बात करेंगे कि किस तरीके कॉप की जो स्ट्रेटेजी है वो पश्चिम बंगाल में लगानी शुरू कर दी है। और अब वो पिछले 2021 वाली स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ नए तरीके से वो कर रहे हैं। और किस तरीके से आईपैक के ढहने से ममता बनर्जी इस चुनाव में परेशान हो रही हैं, सभी विषय पर चर्चा करेंगे। पहले बात ममता बनर्जी के मंच छोड़ के भागने की। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही है क्योंकि उन्हें भी एमएलए बनना है, तभी जाकर वो मुख्यमंत्री बनेंगी अगर चुनाव जीत गई। लेकिन बीजेपी ने उनके सामने शुभेंदु को उतार दिया। बड़े नेता हैं, पिछली बार भी ममता बनर्जी को लगभग 1900 वोटों से हरा चुके हैं। हुआ यह है कि जब फर्स्ट फेज का चुनाव पूरा हो जाता है, सेकंड फेज का जब चुनाव हो रहा है तो इस बार ममता बनर्जी की उस भवानीपुर सीट पर भी चुनाव है। और सबसे बड़ी बात जो बीजेपी ने यह की है कि ममता बनर्जी को सीट पर फंसा दिया है। 22 तारीख को चुनाव हुआ, ममता बनर्जी सीट पर आती हैं 22, 23, 24, 25 और आज 26। ममता बनर्जी को रोजाना अपनी सीट पर प्रचार करना पड़ रहा है। दिन में कहीं और जाती है प्रचार करने और रात को अपनी सीट पर आना पड़ रहा है। यानी आपने जो टीएमसी की जो सबसे बड़ी स्टार प्रचारक थी उसे फंसा दिया एक सीट के ऊपर। कम से कम 12 घंटे 10 घंटे तो उसे ममता बनर्जी को सीट पे देना पड़ रहा है ना। अगर आपने दिन में से वो 12 घंटे ममता बनर्जी से छीन लिए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। और शुभेंदु जिस तरीके से वहां टक्कर दे रहे हैं, ममता बनर्जी वो हीट अब फील करने लगी। कल ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की रैलियां हो रही थी भवानीपुर में ही, और बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, बिल्कुल आसपास हो रही थी। इतनी आसपास हो रही थी कि जब एक व्यक्ति बोलता था तो दूसरे को सुनाई देता था, तो दूसरा बोलता था तो पहले को सुनाई देता था। अब दोनों जगह चुनाव प्रचार चल रहे थे। अब शुभेंदु अधिकारी ने यह कहना शुरू कर दिया कि भैया भवानीपुर की जो सीट है वो तो मिनी हिंदुस्तान है। यहां असमिया भी है, बांग्ला भी है, गुजराती भी है, उत्तर भारतीय भी है, दक्षिण भारतीय भी है, बिहारी भी है, उड़िया भी है, हर कोई यहां पर है। और बिल्कुल बंगाल सबका है और पूरा भारत बंगाल का है, उसमें क्या गलत कहा। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि लेकिन ममता बनर्जी को तो जो बांग्लादेश से आए उनके दामाद हैं वो दामाद पसंद है, यानी घुसपैठिए पसंद है। जब इस तरह की भाषणबाजी, इस तरह की बातचीत उधर से चल रही थी तो निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजें ममता बनर्जी को सुनाई दी होंगी। और जिस तरह की भीड़ शुभेंदु अधिकारी के कार्यक्रम में थी और जिस तरह की भीड़ ममता बनर्जी के कार्यक्रम में थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। वहां 100 आदमी 150 आदमी थे, फोटो दिखाऊंगा। और शुभेंदु अधिकारी की तरफ कम से कम 1000, 1500, 2000 आदमी थे। एक छोटी छोटी जो कार्यक्रम होते हैं वैसा उस तरीके से किया हुआ था।
और ममता बनर्जी मंच छोड़कर भाग जाती है। क्या हुआ देखते हैं। এই দেখুন, সামনে চিৎকার করছে যাতে আমি মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না, আমাকে মিটিং করতে পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, তাও ममता बनर्जी लिटरली मंच छोड़ के चली गई कि भैया क्षमा करो, अब मैं जा रही हूं। और मतलब वो जिस तरीके से तिलमिलाहट है कि भैया मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फंस के रह गई हूं, क्योंकि जो सेकंड फेज का चुनाव है वो असली ताकत है ममता बनर्जी की। पहली 152 सीटों में से अमित शाह ने तो कह दिया हम 110 जीत रहे हैं। अब इन्हीं की पार्टी के एक अनुब्रत मंडल हैं टीएमसी के, वो ये कह रहे हैं, बड़ी भाई बाहुबली नेता हैं, जमीनी स्तर को बेहतर समझते हैं, तो कि भैया हमारी तो 15-20 सीट ही आ रही हैं। ऐसे ही सागर दिघी से जो सांसद विधायक हैं इनके, वो भी कहने लगा भैया मैं भी हार रहा हूं, वो भी हार रहा है। उसने 3-4 नाम गिना दिए कि ये सब भी हार रहे हैं। यानी माहौल सेट होने लगा है। देखिए, इसे लेकर तो लोग चल रहे हैं कि ठीक है अनुब्रत मंडल ने ही कहा, और माहौल बीजेपी उसे उस तरीके से ही प्रोजेक्ट कर रही है कि इनके अपने लोग हार मानने लगे। मैं इनके बयानों को उतनी महत्वता इसलिए नहीं देता, थोड़ा बहुत 2% 4% दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आईपेक जो संस्था है जो ममता बनर्जी के लिए काम कर रही है, जो अभिषेक बनर्जी जिसे चला रहे हैं, एक तरीके से अभिषेक बनर्जी के लिए वो काम कर रही है, वो इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए कुख्यात है कि भैया अनुब्रत मंडल ने कह दिया है, सागर दिघी के विधायक ने कह दिया है, तो माहौल ऐसा हो गया ताकि बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाए। हो सकता है 5-7-10% चांस है कि इनकी बात में सत्यता हो, ग्राउंड रिपोर्ट इन्हें इसी तरीके से मिल रही हो, लेकिन फिर भी इन बयानों के आधार पर आप सेकंड फेज नहीं लड़ सकते। वो आपको एक तरीके से शिथिल करने का प्रयास है, एक तरीके से आपको थोड़ा सा ढीला हो जाए, अच्छा चलो अब ये माहौल बन गया तो हम जीत ही गए हैं जी। संभावना ये भी है, लेकिन उससे बड़ा जो प्रमाण है वो ममता बनर्जी का मंच छोड़कर जाना है। और ममता बनर्जी मंच छोड़कर जा रही हैं, और जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो साफ कह रहे हैं भैया वहां जनता थी नहीं, ममता बनर्जी भाग गई। ऊपर से मेरे जो बात सुन रही थी वो और उनके लिए खतरनाक हो गया। और नीम, वो है ना, करेला खाया नीम चढ़ा। अब ममता बनर्जी केजरीवाल को प्रचार प्रसार के लिए बुला रही हैं, तेजस्वी यादव को बुला रही हैं, आओ मेरे लिए प्रचार करो। वो ममता बनर्जी जो अब तक अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, हर किसी को, अपने अलावा हर किसी को बाहरी बता रही थी, उन्हें अब अरविंद केजरीवाल भी चाहिए, उन्हें तेजस्वी यादव भी चाहिए, उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा भी चाहिए, उन्हें कीर्ति आजाद भी चाहिए, उन्हें यूसुफ पठान भी चाहिए। मतलब वो जो कहें वो सही है, बाकी सब बाहर ही हैं जी। उन्होंने जिसे सर्टिफिकेट दे दिया वो सही है। अब केजरीवाल किस मूल को लेकर जाएगा, वहां जाएगा मंच पे, पब्लिक पूछेगी भाई तेरी पार्टी का क्या हुआ। ऐसे लोग तो ममता बनर्जी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो आप समझिए ममता बनर्जी खुद की अपनी जो यूएसपी है वो खो रही हैं, जो अपनी क्रेडिबिलिटी है, जो अपना चार्म है, जो अपनी एक तरीके से कह सकते हैं चुनावी मैकेनिज्म है, उसमें फेल हो रही हैं। इसलिए अब उन्हें सहारा चाहिए ऐसे लोगों का। और ये लोग आज तक जहां गए उन्होंने एक वोट का इजाफा नहीं किया, अब तक नहीं बुलाया था ममता बनर्जी ने। ऐसा क्या डेस्परेशन हो गया अब बुलाना पड़ रहा है? क्योंकि फर्स्ट फेज में जो हुआ ममता बनर्जी को वो एक्सपेक्ट नहीं था, और सेकंड फेज में सबसे बड़ी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं अब भी कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी सेकंड फेज में 50-60 सीटें नहीं लाती है तो भैया थोड़ा सा टफ है मामला। आपको कम से कम 50 से 60 के बीच में आपको यहां स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर आप ये आश्वस्त हो सकते हैं कि हां आप सरकार बनाने की तरफ है।
ये स्थिति वहां पर है। लेकिन जिस तरीके से पहले फेज में वोटिंग हुई है, जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसकी बड़ाई करी है, एक भी पोल पर रीपोलिंग नहीं हुई है फर्स्ट फेज में। लेकिन जैसे जैसे सेकंड फेज आ रहा है, ममता बनर्जी को पता है मेरा स्ट्रांग होल्ड है, अब वहां पर वो जो दंगाईपना है, अब वो धीरे धीरे अनलीश होने लगा है। अभी आसनसोल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी है, उसकी बीवी 10 साल के बच्चे के सामने। डायमंड हार्बर से वीडियो फुटेजेस आ रही हैं, किस तरीके से बाइक की रैलियां निकल रही हैं और जय बांग्ला के नारे लगाए जा रहे हैं और इंटिमिडेट किया जा रहा है लोगों को, एक तरीके से धमकाया जा रहा है। धमकाया तो नहीं जा रहा, लेकिन हाँ वो माहौल तैयार किया जा रहा है कि लोग समझ जाएं कि अगर चुनाव दीदी जीत गई तो इसके बाद ये लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी सीआरपीएफ तैयार है। सीआरपीएफ ने भी एक जो अपनी वीडियो फुटेज है वो जारी करी है साउथ 24 परगना से, वो भी देख लीजिए तैयारी कैसी है। ये गाड़ियों का काफिला है जो उस दौरान चुनाव में मौजूद रहेगा। तो गाड़ियों की संख्या ठीक ठाक ही है। अगर एक में 4-4, 5-5 जवान भी माने तो इसका मतलब इस बार तैयारियां हैं। और जो डीजी हैं उन्होंने सीआरपीएफ के, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया है और जानकारी सार्वजनिक की है कि भैया ऐसा है, चुनाव खत्म होने के बाद भी ये लोग वहीं रहेंगे। फर्स्ट फेज के बाद भी ज्यादातर जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो ऑलरेडी वहीं हैं, थोड़ा बहुत मूवमेंट हुआ होगा। और कब तक रहेंगे अभी पता नहीं है, अगले आदेश तक वो वहीं पर रहने वाले। इसका मतलब सीआरपीएफ वो सुरक्षा प्रदान करती रहेगी। इसके अलावा ममता बनर्जी के सामने दो और बड़ी दिक्कतें खड़ी हैं। एक तो भैया अमित शाह और जो केंद्र सरकार है और चुनाव आयोग है वो पूरी सुरक्षा में चुनाव करा रहे हैं। भवानीपुर में उन्हें शुभेंदु ने घेर लिया है। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये आ गई है, जिन 78 एमएलए के टिकट उन्होंने काटे हैं वो घर के भेदी बन गए हैं। कुछ कोई कांग्रेस में जा रहा है, कोई दूसरी पार्टी में जा रहा है और कोई उसी सीट पर यह सुनिश्चित कर रहा है कि टीएमसी ना जीते। यह भी बड़ा खेल हो रहा है। और तीसरी और जो चौथी सबसे बड़ी बात यह है, आईपैक की दुकान जिस तरीके से बंद हुई है पश्चिम बंगाल के अंदर, या कम से कम जो उसके ऑपरेशंस हैं वो सीमित हो गए हैं, बंद तो नहीं हुई है। एक आपने वो घटना सुनी थी कि भैया बहुत सारी ईवीएम लेकर गाड़ियों में कुछ कार्यकर्ता टीएमसी की घूम रहे थे, वो सब आईपैक का कराया हुआ खेल था, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाने के लिए। हो सकता है अनुब्रत मंडल और सागर दिघी वाला जो मामला है ये भी उन्हीं की तरह कराया हुआ एक मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन हो। मैं इसे बहुत कम क्रेडिबिलिटी के साथ लेकर चल रहा हूं, लेकिन बहुत हद तक जो उनके ऑपरेशंस हैं वो सीमित हो गए हैं। ईडी की रेड के बाद उनके जो प्रतीक जैन था, कौन था वो, उसके उन सब मामलों में, इसलिए ममता बनर्जी परेशान हो रही थी। और जो टीएमसी का कार्यकर्ता है, टीएमसी का कैडर है, वो आज उतना फोरफ्रंट पे टीएमसी के लिए नहीं लड़ता है जो आईपैक काम करती है। आईपैक ने टीएमसी एक तरीके से कब्जा कर ली है। टीएमसी जो कर रही है वो टीएमसी नहीं, आईपैक कर रही है। स्ट्रेटेजी से लेकर चुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर हर कुछ, पोस्टर कहां लगना है ये भी आईपैक तय करती है। अगर उसके ऑपरेशन सीमित हो जाते हैं, अगर वो 50%, 40% की एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, तो आप समझिए ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है। और यही आईपैक है जो सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं, एलआईसी का है ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं, वोटिंग काउंटिंग के दौरान भी जो खेल करता है उसमें आईपैक की बड़ी भूमिका रहती है। और बीजेपी इस बार उस पर भी ध्यान दे रही है। जो काउंटिंग होगी, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं धीरेन्द्र पुंडी जी, कहीं बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, क्योंकि वो ग्राउंड पर ही हैं, तो उससे उनसे अच्छा बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। वो किसी से बात कर रहे थे तो वहां कोई आम नागरिक था या थी, उसने बोला जीत तो ये पिछली बार भी गए थे, लेकिन इन्होंने काउंटिंग वाले दिन ध्यान नहीं दिया। काउंटिंग वाले दिन जिस तरीके से बूथ के अंदर इनको पीट के भगा दिया गया, इनके लोगों को नहीं टिकने दिया गया,
उसके बाद टेबुलेशन शीट में कुछ भी भर दिया ईवीएम से जो भी निकला, हार वहां गए। इस बार उसकी भी तैयारी है, उस पर भी ध्यान बनाए हुए है बीजेपी। यानी चुनाव के साथ, चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी, तीनों फेजेस में और चुनाव के रिजल्ट के बाद भी, चारों फेजेस में बीजेपी इस बार बहुत ही सतर्कता के साथ काम कर रही है, कहीं नुकसान नहीं होने देना। इसी की बानगी है कि भैया अब तक इलेक्शन वायलेंस में ठीक है एक जान गई है, वो भी बहुत खराब है, लेकिन पश्चिम बंगाल के हिसाब से बहुत बेहतर रिकॉर्ड है। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं, वो जिस गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं वो भी बहुत बेहतर है। पिछली बार बहुत एग्रेसिव होकर भारतीय जनता पार्टी उतरी और डायरेक्ट जो अटैक था वो ममता बनर्जी के ऊपर था। और जो मैंने सबसे पहली बात कही, ममता बनर्जी की यही ताकत है कि वो बंगाली जनमानस को ये दिखाने में कामयाब रही पिछली बार कि देखो मैं अकेली लड़ रही हूं। तो इस बार स्ट्रेटेजी बीजेपी ने भी चेंज की। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो थोड़ा गुड कॉप, स्पिरिचुअल, कल्चरल जो एस्पेक्ट है बंगाल का, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। भैया वो बेलूर मठ जाते हैं, फोटो वोटो खिंचवाते हैं नदी के अंदर, रैलियां कर रहे हैं, बहुत धार्मिक से वेशभूषा में चद्दर वद्दर लगा के कैमरा लेकर आम पब्लिक से मिलना, मतलब एक बहुत ही जैसे गार्जियन वाली जो फीलिंग आती है उसको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। एग्रेसिव नहीं है, ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैया मैं तुम्हारे साथ का ही हूं, तुम्हारे बीच का ही हूं, तुम्हारे जो कल्चरल मानबिंदु हैं वो मेरे भी वो ही हैं। तो वो उस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो उस चीज को दिखा रहे हैं। दमदम हो, पानीहाटी हो, उसमें बहुत अच्छी रैलियां हुई, अब कोलकाता में भी उनकी होने वाली है, बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं धीरे धीरे। ममता पे डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा अमित शाह माइक्रो मैनेजमेंट जबरदस्त, कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल रूम जो बनाया वहां पर बैठना, हर मिनट की जानकारी लेनी, रोज मीटिंग करनी, कहीं ये दिखाना, खुद भी असर्ट करना कि भैया हम भी पावरफुल है, ममता ही नहीं है, और पुलिस वालों को भगा देना, ये बंगाल पुलिस भागो यहां से। मतलब वो एक छोटे छोटे जो प्रोजेक्शंस होते हैं, जो जिस भाषा में बात कर रहा है उसी भाषा में जवाब देना, उसी तरह के लोगों को ग्राउंड पे उतारने का प्रयास करना, ये जो अमित शाह है वो इस स्ट्रेटेजी पे है। उस कॉन्फिडेंस के साथ हर फेज के, मतलब फेज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, उससे पहले जब भी जरूरत महसूस हो कम्युनिकेट करना, बात करना। तो दोनों ने जो बैलेंस बनाया है वो भी ममता बनर्जी परेशान हो रही हैं कि भैया इस बार कोई नैरेटिव वो सेट नहीं कर पाई। पिछली बार ये तो था बाहरी हैं, ये तो जय श्री राम बोलने वाले हैं। अभी एक वो वीडियो फुटेज आ रही थी, टीएमसी की रैली निकल रही है, सड़क के इस तरफ से, डिवाइडर के इस तरफ कोई स्कूल बस खड़ी है, उसमें से बच्चे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। अब टीएमसी वाले करें क्या उस बस का, बच्चे हैं उसके अंदर। भाई बीजेपी के कार्यकर्ता होते तो कुछ कर भी सकते थे, जैसे रवि किशन की रैली में करने का प्रयास किया, वहां झगड़ा होते होते बचा। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुद्दा विहीन हो रही हैं। ममता बनर्जी को सबसे बड़ी दिक्कत है ये, और वो बार बार मछली से लेकर हर कुछ तक ये प्रयास करती रही कि डायरेक्ट अटैक मेरे ऊपर हो, और बीजेपी हर बार उससे बची है। और इन सब से जो ममता बनर्जी तो परेशान है ही है, उससे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो दिल्ली में बैठा जो लुटियंस मीडिया है वो है। वो जितना परेशान है कि भैया ये हो क्या रहा है। राहुल से तो उम्मीद छोड़ ही चुके थे, केजरीवाल हाथ से निकल गया, अब ममता भी निकल जाएंगी, दक्षिण में स्टालिन की भी स्थिति खराब है। तो भैया कैसे चलेगा ऐसे काम। अब वो कोई कह रहा है कि भैया ऐसा है, अब ये 2029 में तो फिर चुनाव ही नहीं कराने पड़ेंगे अगर बीजेपी जीत गई तो। बीजेपी जीत गई तो मतलब सारा मैकेनिज्म, जो सारा सिस्टम है वो हाईजैक हो गया है, अब चुनाव ही मत कराओ। ये एक तरीके से उन लोगों के अंदर ये मतलब भावना जागृत हो गई है। कोई कह रहा है कि भैया वो इलेक्शन कमीशन और सीआरपीएफ मजबूत थे तो दीदी कुछ नहीं कर पाई, इसलिए दीदी हार जाएंगी। इसका मतलब वो ये मान रहे हैं
कि दीदी कुछ करती थी, दीदी कुछ करती थी इसी तरीके से जीतती थी। अब दीदी कुछ नहीं कर पा रही हैं तो नहीं जीत पा रही हैं, ये उनके अंदर कुंठा है। एक तीसरे सज्जन है, वो बोल रहे हैं कि भैया एसआईआर में वोट कट गया है, अमित शाह ने वोट कटा दिया है, इसलिए अब ममता बनर्जी हार जाएंगी। इसका मतलब वो ये मान रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशी छापा वोटर सोर्स जैमिंग के माध्यम से ममता बनर्जी जीती। अरे वोट तो मथुआ कम्युनिटी के भी कटे हैं, हिंदू के भी कटे हैं, निश्चित तौर पर कटे हैं। ग्राउंड रियलिटी यही है, कटे हैं। एक तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को उसका नुकसान भी होगा, वो तो नहीं चिल्ला रहे। उन्हें तो पता है ना भैया, सही वोटर हट है, गलत वोटर हट गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही स्पष्ट चुनाव हो। कहना शुभेंदु का, ममता बनर्जी को तो अपने दामाद जो बांग्लादेशी हैं वो दामाद लगते हैं, वो पसंद है। और वही जो लुटियंस मीडिया है जो बैठा है दिल्ली के अंदर, वही उसे परेशानी, वो मेल्टडाउन होना शुरू हो गया है। तो खैर, ममता बनर्जी का जिस तरह का रुझान है जो मंच से दिखाई दे रहा है, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटेजी है, आईपैक जिस तरीके से सिमटता जा रहा है, और लुटियंस मीडिया की जो मेल्टडाउन है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के हाथ से निकल रहा है। कितना निकला है, किस दिशा में जा रहा है, वो 4 तारीख को पता लगेगा। लेकिन हाँ, बीजेपी पहले से निश्चित तौर पर बेहतर और बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। एक और चीज चलते चलते आपको दिखा देता हूं। एक ये सज्जन है ममता बनर्जी की रैली में बैठे हैं, जिनका नाम है दिगांता बागची। आप पश्चिम बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर हैं, सरकारी ओहदे पर हैं, और आप ममता बनर्जी की रैली में बैठे हैं। यह दिखाता है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने पूरे सिस्टम में अपने लोग फिट किए, सिस्टम को हाईजैक किया। आईपैक ने, अभिषेक बनर्जी ने, ममता बनर्जी ने, यह सिस्टम उनके लिए काम करता था, इसीलिए ममता बनर्जी अब तक सिस्टम में अब तक बनी बैठी थी। जहां सिस्टम उनके हाथ से बाहर निकाला गया, ममता बनर्जी को दिक्कत होने लगी और मंच छोड़ के वो भागने लगी। और 100 से ज्यादा लाइव बॉम्ब मिले हैं, टीएमसी के ही एक वर्कर हैं रफीकुल इस्लाम, उसके घर से। और ईसी का साफ साफ फरमान है, जहां कुछ भी ऐसा सिस्टम मिले ना, इलाज कर दो। अब सेकंड फेज से पहले ये जो सब कुछ मिल रहा है, ये दर्शा रहा है कि सेकंड फेज जो ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड है, वो किसी भी तरीके से, यानी किसी भी तरीके से उसे जीतने का प्रयास करेगी। अब असली टेस्ट ईसी का अब है 29 को, और काउंटिंग वाले दिन है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। खैर, इन चीजों में जो भी डेवलपमेंट आएगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।